Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about fatty acid oxidation और बीटा ऑक्सीडेशन. सो ये दोनों पेज ही है जो हमें पढ़ने हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने क्या सिखाया था, व्हाट इज़ अ फैट मोबिलाइजेशन. फैट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द स्टारवेशन आपका सारा रिजर्व ग्लूकोज ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया. उसके बाद क्या करोगे आप, फैट को बर्न करोगे. तो फैट बर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फैट को फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू वी हैव टू सेंड दिस फैट टू द लिवर. ठीक है, वहीं पर होता है फैटी ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन. तो हमने क्या किया था कि हमने फैट का मोबिलाइजेशन करा दिया था. तो ये क्या था, एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू में से हमने क्या किया था, सारे फैट को तोड़ के और फैट को सेंड कर देते थे टुवर्ड्स द लिवर. अब हम बात करते हैं लिवर में आने के बाद फैट की ऑक्सीडेशन कैसे होती है. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, हर वीडियो में आपको क्या बताता हूँ, जब भी ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, जब भी रिडक्शन होता है एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, तो हम फैटी ऑक्सीडेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग द स्टारवेशन. तो ये सारी बातें याद करते जाओ. जब हम लीवर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और कीटोन एसिड मेटाबॉलिज्म में भी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एक ओवरऑल बताता हूँ कि करना क्या होता है फैटी ऑक्सीडेशन में और बीटा ऑक्सीडेशन में. हम क्या करेंगे, जो हमारा फैट था, राइट, जो हमारा फैटी एसिड है, पहले हम उसको एक्टिवेट करेंगे. तो पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन. दूसरा स्टेप होता है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या, और ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, जो एक्टिवेशन हुई है प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में. ठीक है, हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड. तो फैटी एसिड को एक्टिवेट करके हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने के बाद हमारा क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा. और बीटा ऑक्सीडेशन के होने के बाद क्या होगा, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होगी और वहाँ पे क्रेब्स साइकिल फिर होगा, फिर हमें एनर्जी मिल जाएगी. सो दिस वाज ओवरऑल हमें करना क्या है. तो लेट्स स्टार्ट, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है. चलो, सो फर्स्ट स्टेप, इनसाइड द सेल. इनसाइड द सेल क्या होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है. तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, हमारे पास फैटी एसिड होंगे, राइट. हमारे जो भी फैटी एसिड जो मोबिलाइज होकर आए हैं वो फैटी एसिड आ चुके हैं. अब फैटी एसिड कैन डिपेंड कितना बड़ा हो सकता है. फैटी एसिड कैन बी 10 कार्बन, कैन बी 12, कैन बी 13, 20, 16, 18. कितने भी कार्बन के लॉन्ग चेन जो होते हैं ना, लॉन्ग चेन, उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं, राइट. और उसको हम असाइल ग्रुप भी बोलते हैं. लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड हो उसको क्या बोलोगे, असाइल ग्रुप बोलोगे. सो फैटी एसिड हमारा रह गया, जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 16 कार्बन वाला. एंड 16 कार्बन वाले को बोलते हैं पाल्मिटोइक एसिड. अगर याद नहीं होता तो ABCD काउंट कर लेना, ABCDEFGHIJIJ करके. जब 16 पे पहुँचोगे ना, 16 नंबर पे, तो वहाँ पे P आएगा, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP. सो P मतलब 16. तो 16 वाले कार्बन का नाम क्या है, पैल्मिटोइक एसिड. 11th में मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है, कि पैल्मिटोइक एसिड का कितना कार्बन होता है, तो 16 कार्बन. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो टाइप के ऑक्सीडेशन हमें पढ़ने हैं, एक इवन चेन ऑक्सीडेशन, है ना, एक ऑड चेन ऑक्सीडेशन. ठीक है, दोनों के सारे स्टेप सिमिलर होते हैं, बस लास्ट स्टेप में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ दिस फैटी एसिड. हम इस फैटी एसिड को, देखो ये फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन का है, तो हम इसको अंदर तो भेज देंगे, राइट. बट क्योंकि ये फैट है और लिपिड, हमारा लिपिड मेम्ब्रेन इट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ फैट, तो अंदर तो भेज देंगे, पर अचानक से ये बाहर भी आ जाता है. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें इस पर कोएंजाइम ए ऐड करना होता है. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोएंजाइम ए हमें इस फैट पे ऐड करना पड़ेगा. क्यों, ताकि हम इसको जब अंदर भेज दें तो ये बाहर डिफ्यूज़ आउट ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो लिपिड एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो लिपिड. सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोल रहा है, अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का भी तो जो मेम्ब्रेन होता है वो भी तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल से बना होता है. तो जो भी लिपिड सॉल्युबल चीज़ें होती है वो आराम से पास आउट हो जाती है मेम्ब्रेन से. सो दिस इज द लिपिड, इट कैन गो पास इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट ऑल्सो डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. तो उस चीज़ को प्रिवेंट कर लेके हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन स्टेप करना पड़ता है. ठीक है, जो कि ये रहा. ठीक है, चलो, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पर कोएंजाइम ए ऐड कर देंगे, ताकि हम इसको क्या करें, कार्निटिन से जोड़ पाएँ. सर ये कार्निटिन क्या है समझाता हूँ. चलो पहले स्टेप देखो. फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पर कोएंजाइम में ऐड कर देंगे, और उस कोएंजाइम में ऐड करने के लिए हमें 2 ATP की जरूरत पड़ती है. सो वी नीड 2 ATPs, राइट. तो इसमें सर एक ही क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे जो ATP यूज़ होता है ना वो डायरेक्टली AMP बन जाता है. पता है ATP से क्या बनता है, ATP से बनता है ADP. नॉर्मली बनना चाहिए, उसमें एक ATP यूज़ होगा, पर जब AMP बन जाता है, यानी कि
एडेनिन मोनोफॉस्फेट, पहले हमें ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, उसके बाद हमें डाइफॉस्फेट बनता है, पर डाइफॉस्फेट ना बन के सीधा मोनोफॉस्फेट बन जाएगा तो 2 ATP हम समझते हैं कि यूज़ हो गया। सो देयर विल बी यूज़ ऑफ 2 ATPs। 2 ATPs यूज़ होने के बाद क्या बन जाता है, फैटी एसिड कोएंजाइम ए। सर SH क्या लिखा है, देखो SH हर जगह लिखते हैं पर नॉर्मली कोई इसको लिखता नहीं है, तो जब भी कोएंजाइम होता है ना, ये देखो ये कोएंजाइम, उसके बाद में SH होता है। लास्ट स्टेप में भी मैंने बताया था, लास्ट स्टेप में क्या बताया था, देखो लास्ट नहीं मतलब जब हम ये सिंथेसिस पढ़ रहे थे ये वाले, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी हमारे पास ये कहाँ गया, ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना, उसके लास्ट में SH ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये वाले, ठीक है, ये वाले इसके लास्ट में SH ग्रुप होते हैं, पर हम लिखते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर यहाँ पे मैंने लिखा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो हमारा क्या बन गया, फैटी एसिड से क्या बन गया, फैटी एसिड कोएंजाइम में SH, ठीक है। दिस कोएंजाइम इज एडेड टू प्रिवेंट द फैटी एसिड फ्रॉम लिविंग आउट द सेल, सेल से ये बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इसको करने के लिए हमें कोई एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सिंपल है, फैटी एसिड कोएंजाइम है सिंथेस। हम सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं, हम सिंथेसाइज कर रहे हैं फैटी एसिड कोएंजाइम ए। तो फैटी एसिड कोएंजाइम में सिंथेस इज ए एंजाइम विच हेल्प यू टू गेट दिस स्टेप। समझ आ गया क्या? अब सुनो, ये मॉलिक्यूल अब एक्टिवेट हो गया, यानी कि क्या हो गया सर, अब ये रिएक्टिव हो गया। अब ये रिएक्टिव हो गया तो इट कैन रिएक्ट टू द कार्नेटिंग मॉलिक्यूल। सो दिस इज देयर इज अ कार्नेटिंग मॉलिक्यूल जो कि सेल मेम्ब्रेन के, सॉरी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं, ये वाले माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन पे भी होता है और इनर मेम्ब्रेन पे भी होता है। पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पे आउटर मेम्ब्रेन पे भी है और इनर मेम्ब्रेन पे भी है। मैसेज आया था, तो आउटर मेम्ब्रेन पे भी है और इनर मेम्ब्रेन पे है। तो कार्निटिन से ये बाइंड कर जाएगी। तो जस्ट इमेजिन कि ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया। तो देखो ये रहा हमारा कार्निटिन और ये हमारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सो कार्निटिन प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसको इस स्टेप को कैरी करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है CAT1। सर CAT1 का मतलब क्या, लास्ट वीडियो में बताया था ना कि CAT1 हमें पढ़ना है। तो CAT1 क्या है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। कार्निटिन क्यों सर, क्योंकि ये कार्निटिन मॉलिक्यूल है। एसाइल ट्रांसफरेज क्यों, क्योंकि हम एसाइल ग्रुप को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सर टाइप 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास दो होते हैं ना, एक आउटर मेम्ब्रेन पे होता है, एक इनर मेम्ब्रेन पे होता है। तो आउटर वाले को बोलते हैं टाइप 1, इनर वाले को बोलते हैं टाइप 2, ठीक है, जो इन अंदर से काम करते हैं। तो आउटर वाले ने क्या काम कर दिया, CAT1 ने क्या काम किया, वो दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दिया। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स, एक कार्निटिन वाला और एक फैटी एसिड कोएंजाइम। इन दोनों को जोड़ के क्या किया, आप अंदर भेज देंगे। किसके अंदर भेजेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे। तो भेजने के लिए भी हमें कौन सा एंजाइम चाहिए या फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए। तो द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलोकेज प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रांसलोकेज प्रोटीन, ठीक है। अब ये बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब क्या, जो ये चीज़ अंदर जा रही है इसको हम बाहर भी फेंक सकते हैं। सर बाहर क्यों फेंकेंगे, जस्ट सी, जो हमने कार्निटिन मॉलिक्यूल इसमें ऐड किया था, अब उस कार्निटिन मॉलिक्यूल का अंदर तो कोई काम नहीं है। कार्निटिन का काम क्या था कि बाहर से फैटी एसिड को अंदर भेजना। क्यों सर, ऐसे क्यों नहीं, डायरेक्टली क्यों नहीं चला गया। देखो ये वाला मॉलिक्यूल डायरेक्टली जा सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल डायरेक्टली अब नहीं जा सकता, इट कैन नॉट गो इनसाइड। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें कार्निटिन से जोड़ना पड़ा, ठीक है। तो कार्निटिन इसको लेकर अंदर चला गया और वापस कार्निटिन को हम क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे। सो अगेन कार्निटिन विल गोइंग टू गेट आउट और इसमें हम कोएंजाइम में जोड़ेंगे और ये हमारा बन गया फैटी एसिड कोएंजाइम में सिंथेस। सर ये वाला और ये वाला तो सेम ही लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही होती है मेटाबॉलिज्म, क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी चीज़ कहीं भी होती रहती है। तो मैं जब कोलेस्ट्रॉल वाला मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें तो 32 स्टेप्स हैं, डरो मत, वो पढ़ना नहीं होता। तो 32 स्टेप में से जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ वही बताऊंगा, बाकी सारे स्टेप मतलब अननेसेसरी है। तो ये चीज़ ऐसे ही होती है, इसको रिमेंबर कर लेना। हमारा असली ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो इस वाले पोर्शन को अच्छे से देखना ना। एक अच्छा CAT2 देखो, CAT2 ये रहा, CAT2 क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को, ये कार्निटिन को बाहर भेज देगा। सो दिस वाज अ CAT2। चलो सारी बकवास करने के बाद हमारा मेन स्टेप देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि फैटी एसिड लिखना है, तो तुम ये लिखो ना लिखो चलता है, अगर जिसको लिखना है वो लिख सकता है, पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैटी एसिड से स्टार्ट करना है। तो एक ट्रिक है, मैं वो ट्रिक समझाता हूँ तुम्हें कैसे करना है। ओ हॉट तेरी बहन बेटे, ठीक है, हंसो मत भाई। अब इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं बना सकते।
ओ हॉट तेरी बहन बेटे। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ ओ हॉट का मतलब क्या होता है। ओ हॉट का मतलब कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो ओ हॉट की स्पेलिंग कैसे हो, ओ एच ओ टी हॉट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, एच का मतलब हाइड्रेशन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन एंड एच का मतलब टी का मतलब थायोलेज। तो ये जो ओ हॉट लिखा है ना, उसका मतलब पहला ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, उसके बाद हाइड्रेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद थायोलेज। ठीक है, ये 4 हमारे पास स्टेप्स है जिससे हम ये रिएक्शन कराएंगे। देखो ये नाम बहुत ही खतरनाक है, इसलिए पहले ये स्टेप्स याद रखो। फैटी ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला ऑक्सीडेशन का, दूसरा हाइड्रेशन का, तीसरा अगेन ऑक्सीडेशन का एंड चौथा थाइलेज का। अब समझाता हूँ क्या क्या होता है। पहले ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, हमें एनर्जी मिलेगी। अब सर आप तो उल्टा बोल रहे हो, हमेशा ऑक्सीडेशन में हमें एनर्जी देनी होती है। बिल्कुल, हमें ऑक्सीडेशन में हमेशा हमें एनर्जी मिलती है, तो ये बात सही है। पर जो थर्ड वाला ऑक्सीडेशन है ना, थर्ड वाला ऑक्सीडेशन, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। राइट, क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ यूजुअली क्या हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन जब भी हम कराएंगे तो हमें एनर्जी क्या होगी, मिलेगी। बिल्कुल, इस स्टेप में हमें एनर्जी मिलती है। बट जो थर्ड ऑक्सीडेशन है ना, ये थर्ड वाला स्टेप का ऑक्सीडेशन, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो NADH हम NADH दे रहे हैं। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, सर हमें पानी देना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। पर कौन सी एनर्जी मिलेगी, FADH2 मिलेगा। यानी कि हम FAD लगाएंगे तो FADH2 मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप पे हमें क्या करना है, हाइड्रेशन करना है, यानी कि हमें पानी ऐड करना है। तो लो हमने पानी ऐड कर दिया। राइट, थर्ड स्टेप में क्या करना है, अगेन एनर्जी का यूज़ होगा, पर एनर्जी हमें अब देनी पड़ेगी। सर ये तो रिडक्शन हो गया, नहीं, ये ऑक्सीडेशन ही है। इस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन है, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन है। उस मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, पर उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गिव द एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं NADH वाला एनर्जी। ये क्या है, FADH वाला, ये क्या है, NADH वाला। सो NADH वाला एनर्जी हम देंगे और हमें NAD+ मिलेगा। राइट, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, सर थायोलेज। थायोलेज का मतलब क्या, कोई भी दो चीज़ को तोड़ देना। राइट, तोड़ देना। तो जो ये कंपाउंड रुको मैं समझा दूंगा कंपाउंड कैसे याद रखना है। ये जो कंपाउंड हमारा बना है ना, इस सारे स्टेप्स के बाद, ये कंपाउंड को, इस बेटा को, ये जो कीटो लिखा है ना, अब इसको बीटो बोलो, बेटो। कीटो को बोलोगे बेटो, कीटो को क्या बोलोगे, बेटो। अब ये जो बेटो है ना, उसको हम तोड़ देंगे। बेटो को तोड़ के हम क्या बनाएंगे, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे और अगेन फैटी एसिड बनाएंगे। सर ये क्या बात कर रहे हो, ऊपर भी फैटी एसिड है, नीचे भी फैटी एसिड है। बिल्कुल, मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, सॉरी कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल। और ये डिपेंड करता है कि कितने कार्बन का है। सपोज हमारा ये 16 कार्बन का था और ये भी फैटी एसिड है, तो ये 14 कार्बन का हो जाएगा। सर कैसे, देखो एसिटाइल कोएंजाइम में निकल जाता है। इस पूरे स्टेप का सिर्फ एक ही मतलब है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ एक ही काम है कि हमें इन मॉलिक्यूल्स में से, ये बड़े वाले मॉलिक्यूल्स में से 2 कार्बन निकालना है। 2-2 करके कार्बन निकालना है, 2-2 करके कार्बन निकालना है। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मेन मोटो क्या है कि मैं इस फैट से क्या करूँगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाऊंगा। तो सी माई 1 एसिटाइल कोएंजाइम हैज़ बीन जनरेटेड। तो बाकी के कितने कार्बन्स हो गए, सॉरी कोई आ गया था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि फैटी एसिड जो है ना, ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का सबसे मेन काम क्या है कि हमें इस फैटी एसिड में से 2 कार्बन मॉलिक्यूल निकाल देने। तो उनका नाम क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये हो गया, निकल गया। तो बच कितना गया, पहले था 16, अब बच कितना गया, 14। देखो ये सब पहले सुन लो, उसके बाद स्टेप्स बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम में निकाल दिया और 14 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बच गया। तो इसको भी हम फैटी एसिड बोलेंगे। अगेन ये फैटी एसिड फिर से इसी प्रोसेस में जाएगा, यानी कि ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। कितने टाइम तक होगी, देखो ये 16 कार्बन का है। राइट, तो हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे। तो द साइकिल विल गो 7 टाइम्स। ठीक है, पहले साइकिल में ये निकल गया, तो सर 8 बार साइकिल होगा, नहीं 8 बार कैसे होगा, लास्ट स्टेप में आपको 2 मिलेंगे। जब लास्ट स्टेप आएगा, जब 7th स्टेप आएगा, तो 7th स्टेप में आपको 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे। राइट, एक ये तो मिलेगा ही और इधर वाला बच जाएगा 2। तो इसीलिए द साइकिल विल गो 7 टाइम्स और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में निकलते हैं, है ना। तो जब आपको कैलकुलेशन भी आती है, अगर वो दे देंगे कि 22 कार्बन का फैटी एसिड है तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम निकलेंगे और कितनी साइकिल चलेगी, तो सिंपल 22 के डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना होगा, 11। यानी कि 11 एसिटाइल कोएंजाइम निकलेगा और 11 में से 1 माइनस कर दो तो 10 साइकिल्स की ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चलो अब इतना तो समझ आ गया कि ओ हॉट का मतलब क्या है। ठीक है, ओ हॉट। आगे वाले स्टेप्स में, आगे वाले ट्रिक में क्या लिखा है, ओ हॉट तेरी बहन बेटे, तेरी बहन बेटे। तो देखते तेरी बहन बेटे का मतलब वो
नाम क्या है, ठीक है, क्यों बना है, तेरी बहन बेटी क्यों बना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं याद करने कि कौन कौन से स्टेप्स में कौन कौन से नाम आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, लास्ट में कोएंजाइम में कोएंजाइम में कोएंजाइम में तो सब में है, तो कोएंजाइम में तो याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। हमें क्या याद करना है कि पहले वाले स्टेप में ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल लिखा है। क्या लिखा है हमारे स्टेप में, लिखा है ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल। इओनाइल कोएंजाइम में, तो कोएंजाइम में तो याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या याद करना है, ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल, ठीक है। तो ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल, इसका मतलब क्या है, तेरी, आगे वाला नाम है तेरी बहन, बहन का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद लिखा है बेटो, बोला ना, केटो को बोलो बेटो, तो तेरी बहन बेटे, तो बीटा कीटो। अब ध्यान से देखो, तुम्हें तीनों नाम से याद हो गए क्या, तुम्हें याद क्या करना है, ट्रिक क्या है, ओ हॉट तेरी बहन, गाली मत दो यार, तेरी बहन बेटे, याद करने का यही तरीका था, मैंने ऐसे याद किया। तेरी से क्या हो जाएगा, ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल कोएंजाइम में, बहन से क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड बेटे से क्या होगा, बीटा कीटो एसिटाइल कोएंजाइम में। तो आपको तीनों नाम याद हो गए क्या, कि फैटी एसिड से पहला प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो रिमेंबर, फैटी एसिड के फैटी ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, तेरी बहन, है ना, तेरी बनेगा, पहले तेरी बन गया, तो तेरी का नाम क्या है, ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल कोएंजाइम में। दूसरा स्टेप क्या है, हाइड्रेशन वाला, यानी कि वो तेरी के बाद बहन, तो यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी। देखो हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रेशन होगा ना, तो हाइड्रेशन वाला स्टेप में क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे और उसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम में। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन वाला स्टेप। ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में मैंने आपको बताया क्या होगा, आप क्या करोगे, NADH दोगे, इस वाले ऑक्सीडेशन में आपको एनर्जी देनी है, राइट। और तेरी बहन बेटे, बेटे मतलब केटे, तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में, एसाइल कोएंजाइम में तो लिखना ही है, तो लास्ट वाले 2 नामों में एसाइल कोएंजाइम में लिखना है, लास्ट वाले 2 नामों में एसाइल कोएंजाइम में लिखना है, और पहले वाले में क्या लिखना है, बाकी तीनों में क्या लिखना है, कोएंजाइम में। ट्रिक समझ आया मेरा क्या बोल रहा हूँ, कि तीनों में कोएंजाइम में होगा, बस लास्ट वाले 2 में क्या होगा, एसाइल कोएंजाइम में, ठीक है। और तेरी बहन बेटे से आप क्या याद कर लोगे, तेरी से ट्रांस डेल्टा इओनाइल, तेरी बहन से बीटा हाइड्रोक्सी, और बेटे से बीटा कीटो। तो चारों स्टेप आपको समझ आ गया। अब चलो एंजाइम को याद करते हैं कि एंजाइम कैसे याद करना है। सिंपल है, एंजाइम सब आपको इसके हिसाब से याद करना है। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिखेंगे हम। रिमेंबर मैं बता रहा था ना, कितनी बार बताया कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो लिखते हैं हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, या फिर रिडक्शन होता है तो लिखते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, तो हम लिखेंगे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हमने ऑक्सीडेशन किया ये फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड को हम एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये फैटी एसिड जो है ना, ये फैटी एसिड, इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लिखेंगे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और फैटी एसिड को हम एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है, हाइड्रेशन कर रहे हैं। किसका हाइड्रेशन कर रहे हैं, ऊपर वाले का, ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल कोएंजाइम का हाइड्रेशन कर रहे हैं। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल हाइड्रेटेज एंजाइम। पर अगर हाइड्रेटेज नहीं लिखना, ऐसे पूरा नहीं लिखना, तो क्या करोगे, बस इओनाइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम। तुम पूरा भी लिख सकते हो, ट्रांस डेल्टा 2 इओनाइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम। तो ये भी हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या नाम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। किसका डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हो, देखो अब समझ आया कि यहाँ पे ये वाला नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये वाला नाम होगा, क्योंकि हम एनर्जी, ऑक्सीडेशन में हमें एनर्जी मिलती है पर हम एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि हमारा यूजुअल स्टेप नहीं होगा, हमारा उल्टा स्टेप होगा, तो ये वाला नाम आता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते ना तो हमें एनर्जी मिलता। देखो हम अगर इसका ऑक्सीडेशन करते तो हमें एनर्जी मिलता, पर हम किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकली ये स्टेप में ऑक्सीडेशन ना लिख के मुझे यहाँ पर रिडक्शन लिखना चाहिए था, पर हमारा फिर निमोनिक नहीं बन पाता। तो निमोनिक क्या है, ओ हॉट, पर ये जो बीच वाला हॉट है ना, ये ऑक्सीडेशन ना है, रिडक्शन है। ये किसका रिडक्शन है, इसका रिडक्शन है, मतलब सीक्वेंस वाइज हम रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, पर जब उल्टा जाएंगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे, पता है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर अपोजिट थिंग। तो मैं अगर इसका रिडक्शन करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका ऑक्सीडेशन करूँगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओ हॉट लिखा है। समझ आया क्या। तो इस एंजाइम का नाम क्या है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये वाला नाम लिख रहा है, बीटा कीटो एसाइल
कोएंजाइम है डिहाइड्रोजनेस, ऊपर वाला नाम नहीं लिखना क्योंकि ये वाला स्टेप अनयूजुअल है, ठीक है। लास्ट स्टेप पे आते हैं, लास्ट स्टेप थायोलेस, मैंने बोला तोड़ने वाला काम। तो जो ये लास्ट वाला कंपाउंड बना आपका तेरी बहन बेटे, बेटे मतलब बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है, इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम है और दूसरा बनेगा अगेन फैटी एसिड विथ 2 कार्बन लेस, फैटी एसिड विथ 2 कार्बन लेस। अब मुझे देख ध्यान से, हमें एसिटाइल कोएंजाइम में क्यों बनाया हमने, एसिटाइल कोएंजाइम में इसलिए हमने बनाया क्योंकि हमें इससे एनर्जी बनानी है। इफ़ यू रिमेंबर एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है, इट वाज अ प्रीकर्सर फॉर द Krebs cycle. So acetyl coenzyme will go into the Krebs cycle and it will release the energy, right? और आपको अगर आपको याद होगा कि Krebs cycle में से क्या क्या निकलता है, तो there are 3 NADPH, 1 FAD and 1 GDP, right? तो इसका पूरा कैलकुलेशन करके आप एनर्जी निकाल लेना 32, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं इसको, हमें एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सपोज 16 कार्बन का आपके पास फैटी एसिड है, तो उसकी एनर्जी काउंट करके बताओ। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपल ये वाली कैलकुलेशन लगाना है कि अगर 16 कार्बन है तो कितने राउंड्स ऑफ साइकिल चलेगी, 7 राउंड्स ऑफ साइकिल चलेगी, क्योंकि हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। 16 कार्बन है ना, तो इसका आधा कितना होता है 8, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। अब 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, यानी कि 8 राउंड्स ऑफ क्या होगा, 8 राउंड्स ऑफ क्रेब साइकिल चलेगी, राइट। 8 राउंड्स ऑफ क्रेब साइकिल चलेगी, तो एक क्रेब साइकिल का एनर्जी निकाल लेना, है ना। एक क्रेब साइकिल का एनर्जी निकाल लेना और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो तो मैंने क्या किया, ये क्रेब साइकिल है और क्रेब साइकिल की ये रही एनर्जी, तो इन तीनों एनर्जी को मैंने क्या किया है 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 2 आंसर्स मैंने लिखे, इस वाले आंसर को भूल जाओ, क्योंकि जब मैं नीट हम करते थे ना, नीट में हमें ये सिखाया, मुझे तो ये सिखाया था कि एक NADPH से 3 ATP बनता है, पर अभी तुम देखते ही होगे कि हमारे सिलेबस में है कि एक NADPH से 2.5 ATP ही बनता है। तो तुम क्या करोगे, 108 आंसर लिख दोगे, बहुत आसान है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम निकालो, जितने एसिटाइल कोएंजाइम होंगे उतने क्रेब साइकिल चलेंगे, तो एक क्रेब साइकिल का एनर्जी निकाल देना, है ना। एक क्रेब साइकिल का एनर्जी निकाल दिया और उसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बस काफ़ी है, उतना हो जाएगा। और इसमें एक माइनस भी करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक माइनस करना है, ठीक है, बस एक माइनस करना है। चलो, तो ये रहा हमारा ट्रिक। अब तुम मुझे ये बताओ, जस्ट एक बार रिवाइज कर लो कि अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया। मैं क्या बोल रहा था कि फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगा, उसको हम एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद वो कार्निटिन से जुड़ जाएगा, कार्निटिन उसको अंदर लेके आ जाएगा, फिर कार्निटिन हम निकाल देंगे और कार्निटिन बाहर चला जाएगा और फैटी एसिड कोएंजाइम में बन जाएगा। अब इस फैटी एसिड कोएंजाइम को याद करने का तरीका क्या है, ओ हॉट तेरी बहन, ओ हॉट तेरी बहन। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, एच का मतलब हाइड्रेशन, ओ का मतलब अगेन ऑक्सीडेशन एंड एच का मतलब थायोलेस। तो चलो, और उसके बाद तेरी बहन, टी से क्या है, तेरी से क्या है ट्रांस, तेरी से क्या है ट्रांस यूनाइल कोएंजाइम में, बहन से क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में, और तेरी बहन बेटे से क्या है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। तो हर स्टेप को सिमिलरली लिख लेना, पहले क्या करना ये लिखना, उसके बाद तेरी बहन वाला निमोनिक लिख के ये तीनों नाम्स लिख लेना, उसके बाद इसके साइड में लिखना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है तो तुम याद आ जाएगा कि पहले स्टेप में हमें नॉर्मल होता था, पहला स्टेप हमारा नॉर्मल होता था, तो हम उसमें एनर्जी देंगे, हमें एनर्जी मिलेगी। पहले ऑक्सीडेशन में हमें एनर्जी मिलेगी जो कि FADH2 के फॉर्म में होगी। दूसरे स्टेप में हमें वाटर डालना है और तीसरे स्टेप में हमें एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि ये अनयूजुअल स्टेप है, तो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, NADPH हमें देना पड़ता है। और फोर्थ स्टेप में तो तुम्हें पता है, फोर्थ स्टेप में थायोलेज एंजाइम आएगा, उसको तोड़ देगा, किसको तोड़ेगा बीटा कीटो को तोड़ेगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम को तोड़ देगा और एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा और बन जाएगा फैटी एसिड जो कि 2 कार्बन से कम होगा। चलो, उसके बाद एंजाइम कैसे याद रखोगे, सिंपल है, जो भी लॉजिक है जैसे कि ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन थायोलेज, इसके बेसिस पे तुम्हें नाम लिखना है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि तुम्हें ऑक्सीडेशन वाला एंजाइम लिखना है, यानी कि डिहाइड्रोजनेस लिखना है। तो किसका डिहाइड्रोजनेस कर रहे हो, फैटी एसिड का डिहाइड्रोजनेस कर रहे हो। तो फैटी एसिड का डिहाइड्रोजनेस मतलब एसाइल ग्रुप का डिहाइड्रोजनेस कर रहे हो, तो एसाइल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, ठीक है। उसके बाद हाइड्रेशन कर रहे हो, किसका हाइड्रेशन कर रहे हो, इस वाले ट्रांस यूनाइल कोएंजाइम का हाइड्रेशन कर रहे हो। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस यूनाइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे फिर ऑक्सीडेशन, पर ऑक्सीडेशन थर्ड स्टेप वाला ऑक्सीडेशन अनयूजुअल है, तो नाम क्या लिखोगे
कीटो, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और फोर्थ स्टेप में तो सिंपल है, थायोलेज आएगा और थायोलेज तोड़ देगा। ठीक है, चलो तो आपको ये मिल गया, तो आपको इतना समझ आ गया। अब ना हम बात करते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट इवन चेन फैटी एसिड। ये क्या था, इवन चेन फैटी एसिड के बारे में था। ठीक है, देखो ये मैंने ट्रिक से समझाया है और कुछ नहीं किया, आपको ये ट्रिक लगाना है, ओ हॉट तेरी बहन लगाना है। और जैसे जैसे मैंने बोला इसको 2 बार 3 बार लिखो, तुम्हें बिल्कुल ट्रिक समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये, और ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, ये कर लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर ऑड चेन ऑफ फैटी एसिड होगा तो क्या होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 11 कार्बन होगा तो क्या होगा, 13 कार्बन होगा तो क्या होगा, 15 कार्बन होगा तो क्या होगा, 19 कार्बन होगा तो क्या होगा। अगर इस टाइप के कार्बन्स होंगे तो ये इस टाइप के कार्बन होंगे तो क्या होगा, है ना। तो चलो सिखाता हूँ। देखो सारे स्टेप सेम होंगे, सारे स्टेप, ये जो पूरा स्टेप्स लिखा है ना मैंने, वो सब सेम होगा। लास्ट में आप दिमाग लगाओ, लास्ट में आपके पास ये वाला कितना कार्बन बन जाएगा, 3 कार्बन बच जाएगा। तो उस 3 कार्बन में से आप 2 कार्बन नहीं निकाल सकते, तो आपको लास्ट में एक 3 कार्बन वाला फैटी एसिड मिलेगा। और जस्ट मुझे ये बताओ कि 3 कार्बन वाला फैटी एसिड का नाम क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में क्या लिखोगे, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। 1 मिनट कॉल आ रहा है, चलो मेरे सीनियर का कॉल था भाई, उठाना तो पड़ेगा ना। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपको एसिटाइल कोएंजाइम में तो मिलेगा, पर आपको प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में मिलेगा। यार रो मत यार, सबको पता है कि 3 कार्बन को प्रोपियोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में मिलेगा आपको। चलो सो सी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड, यानी कि ऑड चेन वाला फैटी एसिड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे। सेम सारे चीज़ें सेम होती है, एक्सेप्ट क्या होता है, 1 प्रोपियोनाइल कोएंजाइम इज फॉर्म्ड। तो लास्ट स्टेप में हमें क्या होगा, देखो ये सारे स्टेप सेम होंगे, हमें सिर्फ लास्ट स्टेप में क्या मिलेगा, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में मिलेगा। सर इसको अब इसको ऑक्सीडाइज करना है आपको। देखो ट्रिगर समझो, ट्रिगर क्या था, ट्रिगर मतलब कि आप फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कर ही क्यों रहे हो, आप ऑक्सीडेशन कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। तो आपका मेन चीज़ क्या है, आपको चाहिए एनर्जी, आपको क्या चाहिए, एनर्जी। तो हम इसको भी क्या करेंगे, कुछ ऐसा ढंगडुंग करेंगे जिसकी वजह से हमें इसमें एनर्जी मिल जाए। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। देखो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में इसको हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भेजते हैं। कौन सा रिएक्शन सर, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। देखो ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है ना, वहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ए, बी एंड सी। ये क्या है सर, ए का मतलब ATP, ए का मतलब ATP, बी का मतलब बायोटिन। ये तो नाम सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल। विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटिन। एंड सी का मतलब सर, सी का मतलब CO2। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ना। तो सी, ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम जो है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेंगे। सी दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो ATP एनर्जी भी मिल गया, राइट। और ये आ गया नीचे। तो सर बायोटिन क्यों जरूरी होता है, बायोटिन इज अ कोएंजाइम, तो बायोटिन इज अ कोएंजाइम। तो इस एंजाइम का नाम क्या है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। तो प्रोपियोनाइल में हम क्या जोड़ रहे हैं, CO2 जोड़ रहे हैं। तो जैसे CO2 जोड़ेंगे तो ये 3 कार्बन का था, अब बन गया 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का क्या नाम होता है, मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम में। तो दिस इज द मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम में। समझ आया क्या, ये वाला स्टेप रिमेंबर रखना। देखो जब मैं तुम्हें विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, विटामिन B7 जब पढ़ाऊंगा, उसमें यही स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि विटामिन B7 इज इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में इनटू द मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम में एज अ ये क्या, कोफैक्टर और कोएंजाइम। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बायोटिन। विटामिन B7 का जो इंपॉर्टेंट काम होता है ना, यही काम होता है। तो अगर समझो कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई विटामिन B7 की, तो ये वाला स्टेप नहीं होगा। समझ आया क्या। चलो अब हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम ए। अब सुनो, ये स्टेप बनता है इनटू, ये स्टेप क्या करेगा, डिपेंडेंट होता है विटामिन B12 के ऊपर। अगेन जब मैं आपको विटामिन B12 पढ़ाऊंगा, विटामिन B12 में क्या होता है, जो हमारा ये विटामिन B12 है, दिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दिस मेलानाइल कोएंजाइम में इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में। और रिमेंबर कि दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं कभी नहीं बोलता कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, पर मैं ये बोलता हूँ कि दिस स्टेप
इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब हम विटामिन B12 की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि वाई दिस स्टेप इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ डिजीज़। ठीक है, तो चलो इसको समझो कि मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम बनेगा। और ये म्यूटेशन टाइप की रिएक्शन होती है, मतलब इसमें एक म्यूटेशन होता है, मतलब म्यूटेशन मतलब क्या, क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोटाइप चेंज करना, राइट। तो इसका नाम क्या होता है, म्यूटेज एंजाइम, है ना, म्यूटेज एंजाइम, क्योंकि ट्रांसलोकेशन हो रही है, जो कंपाउंड है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है ना। तो विटामिन B12 डिपेंडेंट रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है, ये मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम है उसको बना देता है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम क्या है, मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम में म्यूटेज एंजाइम, क्योंकि आप इसको म्यूटेट कर रहे हो, म्यूटेट कर दिया, बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सॉरी, ये क्या है, आप ग्लूकोज क्यों बना रहे हो, याद करो जब मैं आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये वाला चीज़ इज अ पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम के उसके बाद देखो, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ये स्टेप है जहाँ से रीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कौन सी रीजनरेशन, क्रेब साइकिल पे है, जब हम सारे चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देते थे सब, हम जब हम क्रेब साइकिल में से एनर्जी निकाल लेते थे तो लास्ट स्टेप में मतलब बीच में बनता था सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो मैंने आपको बताया भी था कि सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद से रीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो उसके बाद बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके बाद बनता है मैलेट। और आपको ये पता है कि ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता, तो इसके लिए हमें इसको मैलेट में चेंज करना होता है, और मैलेट कैन गो आउटसाइड द माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलने के लिए हमें मैलेट चाहिए। तो मैलेट बन गया, मैलेट कहाँ जाएगा, बाहर। अगेन मैलेट से आप डायरेक्ट फॉस्फोइनोइल पायरुवेट नहीं बना सकते, आपको मैलेट से अगेन क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाना पड़ेगा। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्या बनता है, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, बाय द हेल्प ऑफ द फॉस्फोइनोइल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम। और आपको पता है कि अगर एक बार फॉस्फोइनोइल पायरुवेट बन गया तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है। मैं तुम्हें बताया, मेरे को किसी को याद नहीं आ रहा होगा, चलो दिखाता हूँ तुम्हें, मैंने जो पढ़ाया था। सी, ये क्या है, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद करो मैंने आपको समझाया था ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होता है, अपोजिट जाना, ग्लाइकोलिसिस का अपोजिट प्रोसेस। तो सी, ये क्रेब साइकिल था, मैंने क्या बोला था, पायरुवेट से बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके बाद मैलेट बनता है, मैलेट बाहर जाता है, उसके बाद अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से हम डायरेक्ट PEP बनाते थे। तो PEP के मतलब फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, और इसका एंजाइम का नाम क्या होता था, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो यही लिखा है। और उसके बाद जब PEP बन गया तो इसके बाद तो ये सारा स्टेप रिवर्सिबल होता है ना, तो उसके बाद हम वापस ग्लूकोज बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ट्रिगर क्या है, आपका ट्रिगर है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। तो दैट्स वाई ये क्या है, मैलेट बाहर गया, मैलेट से बना ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके बाद फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट से सीधा ग्लूकोज बन सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। सक्सिनाइल कोएंजाइम में हेल्प इन टू मेक ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। सी, दिस इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप, क्रेब साइकिल में मदद करता है। इट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल एंड इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोफाइरिन रिंग। प्रोफाइरिन रिंग क्या होता है सर, जब आप हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, ये सारे खत्म होने के बाद हीमोग्लोबिन का ही मेटाबॉलिज्म पढ़ाने वाला हूँ। तो जो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, हीमोग्लोबिन बनना ही स्टार्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। और पोरफायरिन रिंग का मतलब क्या, अरे हीमोग्लोबिन में जो रिंग होती है उसको पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है। सॉरी, हीमोग्लोबिन किससे बनता है, पोरफायरिन रिंग से बनता है। और पोरफायरिन किससे बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही बात याद रखना। चलो अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं ना वाइवा में पूछते हैं वो समझाता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि हमने पढ़ा बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड को तोड़ना और रिलीज करना क्या, एसिडाइल कोएंजाइम में। ठीक है, तो लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड को तोड़ना, चाहे वो इवन था चाहे वो ऑड था, यानी कि वो सब माइट्रोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो आपसे वाइवा में ये पूछते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ऑड चेन ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। इवन चेन कहाँ होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। सैचुरेटेड कहाँ होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। अनसैचुरेटेड कहाँ होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपसे ये पूछे कि बीटा ऑक्सीडेशन चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, वो कहाँ पे होगा, इट ऑल विल हैपन इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया। एक्सेप्शन क्या है, बस ये अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है और ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है। तो रिमेंबर ये दोनों होंगे ER में। ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार। ठीक है, एंडोप्लाज्म कौन सा, रफ की स्मूथ वाला। ठीक है, तो अल्फा ऑक्सीडेशन और
ओमेगा ऑक्सीडेशन, ये दोनों कहाँ पे होंगे, ER में। डिफरेंस कहाँ है कि जो ओमेगा है ना वो क्या है, W जैसा दिखता है, उसको उल्टा कर दोगे तो M जैसा हो जाएगा, तो ये माइक्रोसोम्स में होता है। सो रिमेंबर क्या रखना है आपको कि अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन बोथ विल हैपन इन द ER, एक्सेप्ट जो अल्फा ऑक्सीडेशन है ना वो कहाँ पे होता है, पर ऑक्सीजोम्स में होता है, और जो ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है वो माइक्रोसोम्स में होता है। समझ आया क्या, सिंपल है। सारे टाइप के ऑक्सीडेशन, सारे बीटा ऑक्सीडेशन, जैसे बीटा में लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, है ना, वेरी लॉन्ग चेन या फिर ऑड चेन, इवन चेन, सारे कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। दो ही चीज़ में एक्सेप्शन है, अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा दोनों कहाँ पे होता है, ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बट अल्फा पर्टिकुलरली कहाँ हो सकता है, पेरोक्सिसोम्स में, एंड ओमेगा कहाँ पे हो सकता है, माइक्रोसोम्स में। अब एक चीज़ और समझाने वाला हूँ, पर ऑक्सीजोम्स में जो हमारा ये फैट, कुछ नहीं यार सुनो तो सही, ये क्या है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा ऑक्सीडेशन वाला, है ना, उसमें जो FAD2H बनता था, आपको पता है ना, पर ऑक्सीजम क्या करता है, इट इज़ अ वेसिकल्स विच हेल्प यू इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द, ये वाला क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने वाला काम करता है ना, ये FADH2 ही बनाता है। सो जो हमारा वाटर है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बाय द हेल्प ऑफ द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। और आपको पता है कि कैटालिस एंजाइम क्या करते हैं, कैटालिस एंजाइम इनको तोड़ के वापस वाटर और ऑक्सीजन बना देता है। तो बस इतना ही लिखना है। अगर कोई पूछ दे कि पेरोक्सिज्म का इंपॉर्टेंट क्या है, पेरोक्सिज्म में फैटी एसिड क्यों बनता है, क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करना होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में भी हमें फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म काम आता है, क्योंकि वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। क्या बोलते हैं इसको, मुझे डिजीज़ भी पढ़ाना है। ठीक है, तो डिजीज़ का मैं अलग से सेक्शन बनाऊंगा जिसमें मेटाबॉलिक डिजीज़ लिखूंगा। ठीक है, उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑल मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं डिजीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस सेक्शन में, इस प्लेलिस्ट में सिर्फ मेटाबॉलिज्म, कोर प्योर एकदम प्योर मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको प्रोटीन के बारे में, लिपिड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसके बाद अमाइनो एसिड्स के बारे में, डिफरेंट एसिड्स के बारे में, या फिर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी सिर्फ मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा। एक अलग से सेक्शन बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको बोलूँगा मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।